मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CDP की क्लास सेकंड देखेंगे। यानी कि आपने CDP की फर्स्ट क्लास देख ली होगी और फर्स्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। ये हमारा जो माध्यम है यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन का माध्यम इसलिए है क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल यानी एक तरह से क्वेश्चन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन माध्यम है यानी कि अब जो CTET हो रहा है वो हो रहा है ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट यानी कि OB यानी कि ऑनलाइन बेस्ड OB मतलब ऑनलाइन बेस्ड। तो ऑनलाइन बेस्ड जब एग्ज़ाम हो रहा है तो आपने देखा होगा कि 20 दिन से एग्ज़ाम चलता है यानी 20 से 30 दिन एग्ज़ाम चलता है और अलग अलग दिन पे अलग अलग पेपर आता है। एक दिन टफ, एक दिन आसान, एक दिन टफ, एक दिन आसान। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और टफ देखिए क्वेश्चन कहीं से नहीं आने, पुरानी प्रीवियस क्वेश्चन आने और बस आपको समझना होना चाहिए कि समझ कि आप किस तरह से पेपर को सोल्व कर रहे हैं। वहाँ पर पेन पेपर टेस्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, हम सामने घड़ी रहती है और पेपर को करते चले जाते हैं। पर यहाँ पर जब उल्टा टाइम चलता है यानी कि 2 घंटे 30 मिनट रहते हैं यहाँ पर, 2 घंटे 30 मिनट जब उल्टे चलते हैं तो आपका टाइम एक तरह से 150 मिनट जब उल्टे चलते हैं तो दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको थ्योरी चीज़ें यानी थ्योरी पार्ट को भी कवर करता जा रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना। थ्योरी पार्ट हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन को कोलिब्रेशन यानी कि जब क्वेश्चन कोलिब्रेशन होगा तब पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिस तरह से आपको CDP यानी EVS और SST की वीडियो मिल जाए और CTET आपका क्लियर हो जाए। हमें तैयारी करनी है, इतनी करनी है कि हमारा CTET पास हो जाए और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं जिससे हमारी जो अगली वैकेंसी यानी कि CTET के बाद जो अगला पड़ाव है वो है एक टीचिंग जॉब यानी कि टीचिंग जॉब इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये नहीं कि हम सीधे सीधे क्वेश्चनों को रट लें और यहाँ CTET पास कर लें फिर दोबारा मेहनत करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो CTET में आप मेहनत करेंगे वही आपकी टीचिंग एग्ज़ाम यानी कि टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है, जॉब का एग्ज़ाम होता है, उसमें काम आएगी। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए अब आज का जो क्लास है उसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। तो आपको पता होगा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। देखिए सामाजिकृत और अहम केंद्रित में क्या अंतर है। देखिए बच्चा जब आप इस एज में है यानी कि आप बड़ी एज में हैं यानी कि आपने बाल्य अवस्था देख ली, सारी अवस्थाएं देख ली, A to Z यानी 1 2 3 सारी अवस्थाएं देख ली। और जब सारी अवस्था देख ली आपने, आप किस स्तर पर आ गए, समाज के स्तर पर आ गए यानी कि समाज से जुड़ गए हैं। और समाज से आप इस तरह से जुड़ गए, बच्चे वाले समाज से नहीं जुड़े यानी कि बच्चे को जब समाज से जोड़ा जाता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो समाज से जब जुड़े हैं तो आपको समाज में रहने की आदत पड़ गई यानी कि आप मान लीजिए आपकी एज है 28 है, 29 या समथिंग 30 अबव है, 30 प्लस मान लीजिए, मैं 30 प्लस मान के चलता हूँ सबकी। तो 30 प्लस एज है तो आप इस व्यवहार में हैं, इस समाज में हैं, आपको ये पता है कि बड़ों से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह से बात करनी है, किस भाषा में बात करनी है, किस तरह से लेके चलना है। तो उन शब्दों को तौल मोल करके भाषा का ज्ञान आपको इस तरह से है कि किस तरह से मुझे भाषा का प्रयोग करके भाषा से किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से बात करनी है। तो वो होती है सामाजिकृत भाषा। ठीक है, अब आती है यहाँ पे दूसरी बात कर रहा है वो अहम केंद्रित यानी अहम केंद्रित में मैं की बात होती है यानी कि बच्चा जब मध्यम बाल्यावस्था में होता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा समझता है। आपने देखा होगा जब आप इस एज में थे या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे तो अपने आप को ज़्यादा लेके चलते हैं। तो इसलिए वो सामाजिकृत भाषा की जगह अहम केंद्रित भाषा पर अधिक होते हैं यानी अधिक बल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक या कुछ हम टॉपिक ही लेके चलेंगे क्योंकि टॉपिक कवर करते जा रहे हैं इससे, तो टॉपिक ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
2 जो नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेगा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या होता है? बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, आप एक क्लासरूम में है, यानी कि एक क्लासरूम में है और आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि मैक्सिमम 40 बच्चे होते हैं। तो 40 बच्चे मान के चलिए हम, जो अकॉर्डिंग है नॉर्म्स के, ठीक है, 40 to 45 बच्चे हैं। तो आपने अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आज के टाइम पर। बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा को मतलब बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। आप टीचर हैं, टीचर अपने अनुसार शिक्षा नहीं दे सकता, बच्चे को के अनुसार शिक्षा देता है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, इसी को समझते हैं, इसी को लेके चलते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ये होता है कि बच्चे को हम सब कुछ मानते हैं, हम उसके एज ए गॉड हैं, एज ए वेल विशर है। तो उस वेल विशर के तौर पर हमें बच्चे को केंद्र में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से उसको मध्य में रख के चलना पड़ेगा। उसी को देखना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए 3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि फिर निम्न बच्चा, फिर सबसे कमज़ोर बच्चा। इन तीनों को माध्यम से, यानी ये नहीं होगा कि आप बच्चे को, वो जो ऊपर वाले 2 बच्चे हैं, यानी कि जो एक तरह से अच्छी पावर वाले बच्चे हैं, कैचिंग पावर वाले बच्चे हैं, उन्हें और निम्न वाले यानी मध्य आईक्यू वाले बच्चों को आप पढ़ाएं, निम्न आईक्यू वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएं। तो ये चीज़ें नहीं होती। बाल केंद्रित शिक्षा में सभी को एक साथ लेके चलना पड़ता है और बच्चे को मध्य में रख के, यानी कि बच्चे की जो पावर है उनको मध्य में रखकर बच्चे को समझाना पड़ता है। तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। पहले के जो रूल्स थे वो थे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि टीचर को केंद्र में रखकर एजुकेशन होती थी। आज के टाइम में है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में कोई बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी एबिलिटी को, बाल केंद्रित शिक्षा में उसकी एबिलिटी को जानना, उसके क्या गुण हैं, किस तरह से उसे अच्छा बनाया जाए, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे आती है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी कि बच्चे के लिए जो अभी हमने बात करी, जो बाल केंद्रित शिक्षा में होगा उसमें उसकी गतिविधियाँ किस हस्तपरक होनी चाहिए। उसके एक तरह से देखिए, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इस तरह से उसे क्या ना इन्वॉल्व करना है शिक्षा में कि उसके सराउंडिंग, यानी बच्चे के सराउंडिंग घूमती रहे और शिक्षक उसे मिल जाए, इतनी गतिविधियाँ करने की उससे इन्वॉल्व हो जाए और बच्चे पर जोर भी ना पड़े। तो बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियों से को शामिल करा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहना है। नेक्स्ट हमारा है कक्षा अध्यापक ने, देखिए ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। देखिए, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा, यानी संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव ने बुद्धि उचित स्तर है, यानी कि एक तरह से बुद्धि का उचित स्तर है, ठीक है। तो ये क्या है, संगीत में एक तरह से क्या है उसका उचित स्तर संगीत में, यानी कि उसकी एबिलिटी क्या है, संगीत के ऊपर एबिलिटी मानी गई है। और ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक जो एक तरह से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि वो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह वाले पैटर्न में। एक आएगा आपके व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर पूछा जाएगा, क्या नाम दे देगा एक लड़की का या यहाँ पे दे देगा लड़के का, या नाम बॉयज़ का नाम दे देगा, बॉयज़ का नाम दे देगा और उसे कह देगा संगीत बजा रहा है, और गर्ल्स का नाम दे देगा उसे मैथ्स के कार्य। तो ये क्या है, जेंडर बाइंडनेस है या फिर क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है, लिंग भेदभाव है, क्या है। या फिर ये दे देगा जो लड़की है उसे
संगीत बजाने के लिए दे देगा और लड़के को मैथ्स पढ़ाने के लिए दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान, ये तो है संगीत यानी क्या कर रहा है वो बताना है, पर इस चीज़ के लिए अपोजिट क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपको बता रहा था, लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो जब यहाँ पे आता है जेंडर पक्षपात, यानी कि लिंग भेदभाव वाली बात आती है। अब लिंग भेदभाव वाली बात आती है तो हम लिंग भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। लिंग जेंडर पक्षपात, यानी कि आपने भी ये कॉन्सेप्ट अपने घरों में देखा होगा, यानी कि आपके जो घर हैं या फिर आस पड़ोस में आपने देखा होगा, तो वहाँ चीज़ें क्या आती हैं। लड़कियों को ये कहा जाता है लड़के और लड़कियाँ। तो लड़कियों को ये कहा जाता है, आपने जब 10th पास आउट की होगी या फिर बहुत से घरों में ये कहा जाता है कि लड़कियों को मैथ्स नहीं आता तो वो उन्हें बायो स्ट्रीम लेनी चाहिए, यानी कि PCB लेनी चाहिए। और लड़कों को ये माना जाता है कि वो उन्हें PCM लेनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आता है जब 10th पास हो जाते हैं स्टूडेंट, यानी कि घर के लड़के और लड़कियां। तो लड़कियों को ये कहा जाता है कि मैथ्स लेके क्या करोगे आप, मैथ्स में अच्छा फील्ड नहीं है। और मैथ्स वाले स्टूडेंट यानी मैथ्स वाले बच्चे टेक्निकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप वहाँ जाके क्या करोगे, आपके लिए वो फील्ड नहीं है। और लड़कियों से कहा जाता है आपकी बायो लीजिए, आपको मेडिकल में जाना है। तो इस तरह के फील्ड में कहा जाता है लड़कियों के बारे में, या फिर उन्हें कह दिया जाएगा आप आर्ट्स ले लीजिए, ठीक है, कॉमर्स मत लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो लिंग भेदभाव है, लड़कियों को कहा जाएगा कि आप स्कूल मत जाइए, स्कूल जाके क्या करेंगे, आप घर का चूल्हा चौका करिए। तो ये सब चीज़ें जेंडर बाइनेस वाली बात जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आती है, यानी कि लिंग भेदभाव। अगर आपको जेंडर पक्षपात की जगह लिखा आ जाएगा लिंग भेदभाव मिलेगा, यानी कि लिंग भेदभाव मिलेगा देखने के लिए CTET में, लिंग भेदभाव को मिलेगा और जेंडर पक्षपात भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है हमें डैश बदलना है। तो क्या बदलना है, व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था बदलनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए अब आता है इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, समावेशी शिक्षा में क्या है। तो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो है एक नॉर्मल चाइल्ड और एक यानी कि फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड, सीधे सीधे मान के चले हम, फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड दोनों एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तो वो होता है समावेशी शिक्षा। यानी कि पहले जो होता था ये कहा जाता था कि आप इस चीज़ में अपंग हैं, या फिर इस तरह से चीज़ों को उनको कहा जाता था कि आप दिक्कत है आपको, तो आप अपने जो इस तरह के स्पेशल स्कूल हैं वहाँ जाके पढ़िए। पर जब से समावेशी वाला कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद से एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता था, यानी कि समावेशी शिक्षा, यानी कि मिक्स चाइल्ड। सीधे सीधे जहाँ भी समावेशी शिक्षा दिखाई दे तो वहाँ पर मिक्स चाइल्ड का कॉन्सेप्ट लेके चलना, यानी कि मिक्स चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना, यानी कि दोनों बच्चों को एक साथ जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पे समावेशी शिक्षा होती है। चलिए आगे चलते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सतत प्रणालियों में पाई जाती है, यानी सतत प्राणियों में पाई जाती है। देखिए अब आती है सीखने की बात। तो जब भी सीखना आपको दिख जाए कहीं भी, तो सीखने की बात है, सीखना वाली जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी नहीं रुकती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मिलेगा, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी नहीं रुकती।
इसका कभी भी एंड नहीं होता। यानी कि अगर आप डे 1 से, जब पैदा होते हैं डे 1 और जब तक मरते हैं, यानी कि मृत्यु होती है आपकी, तब तक आप कुछ ना कुछ सीखे जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखे जाते हैं। यानी कि आप आज का दिन है, यानी कि आज डे डे है, मान के चलिए हम एक्स डे है, और डे के हिसाब से आप चलते हैं, चलते चलते कुछ ना कुछ सीखते हैं। या घर में हो, बाहर हो, वीडियो देख रहे हो, कुछ ना कुछ देख रहे हो, अगर आप मूवी भी देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकती और कभी भी समाप्त नहीं होती। समाप्त कब होगी? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए तो सीखने की प्रक्रिया कैसी है, तो ये आएगा आंसर, सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र व्यक्तिगत भिन्नता क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट ही हम समझते हैं। जब आती है साइकोलॉजी की बात, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है, तो ये बात आती है कि सभी व्यक्तियों का आईक्यू एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है भिन्नता, यानी कि भिन्नताएं होंगी, फिर सब चीज़ें अलग अलग होंगी। यानी कि एक स्टूडेंट या फिर एक व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति में मेल और फीमेल, मान के चले हैं मेल और फीमेल, ये जो बाहरी बनावट है वो अलग अलग होंगी या वो सेम होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब मेल और फीमेल दोनों बाहरी रूप से एक जैसे होंगे। ठीक है, एक मेल, दो मेल, तीन मेल और चार मेल, ये चारों के चारों एक जैसे होंगे। फिर इधर एक फीमेल, दो फीमेल, तीन फीमेल, चार फीमेल, ये भी चारों के चारों एक होंगे। तो यानी कि बाहरी रूप से सब एक जैसे होंगे। फिर आती है अंदर की बात, यानी कि अंदर से व्यक्तिगत भिन्नता होती है। किसी का मानसिक स्तर अलग होता है, किसी का सामाजिक स्तर अलग होता है। तो जब वो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग वातावरण में रहेंगे, अलग अलग परिवार से आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता भी अलग होगी। इसलिए साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान उसका आपको अध्ययन करता है। अब आती है एक और चीज़ आती है, आपसे ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, मनोविज्ञान बड़ा है या शिक्षा मनोविज्ञान बड़ा है? देखिए, मनोविज्ञान में बहुत सारे पार्ट्स हैं और उसी पार्ट को शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा का जो विज्ञान है, यानी शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, उसको इंक्लूडिंग करके शिक्षा मनोविज्ञान बना है। और शिक्षा मनोविज्ञान में ही हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा के स्तर पर। तो यानी कि जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो मनोविज्ञान से ली गई हैं। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को समझ में आ गई, शिक्षा मनोविज्ञान समझ में आया, मनोविज्ञान समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। देखिए, केस स्टडी मुख्यतः प्रयुक्त होती है व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, यानी कि ये आता है व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। अगर आपने बीएड करी है, यानी कि रेगुलर करी है और जाकर करी है, तो आपने केस स्टडी की फ़ाइल ज़रूर बनाई होगी। और केस स्टडी की जो फाइल होती है उसमें आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। केस स्टडी होती है यानी कि आपने एक बच्चा लिया, यानी कि एक बच्चे पर उसकी केस स्टडी करी, यानी कि केस स्टडी वो उसके परिवार से द्वारा पता चलती है। और केस स्टडी में उसकी कमियों के बारे में, जो कमी है उसमें, वो उजागर करी जाती है, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, तब केस स्टडी कंप्लीट होती है। और केस स्टडी आपने देखा होगा, जब एज ए टीचर आप बन जाएंगे, यानी कि टीचर बन जाएंगे, तो आपको हर बच्चे की पोर्टफोलियो और केस स्टडी के बारे में पता होना चाहिए।
पोर्टफोलियो और केस स्टडी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, भले ही बीएड में इसकी फाइल बना के कंप्लीट कर दिया जाए, पर जब आप एज ए टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट जब बीएड में पढ़ते हैं तो केस स्टडी और पोर्टफोलियो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जब आप स्कूल में जाएंगे और टीचर डायरी, बहुत से बच्चे से सोचते हैं टीचर डायरी भर दो, कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। हर टीचर को टीचर डायरी भरनी आनी चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना आना चाहिए और केस स्टडी आना चाहिए। केस स्टडी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि केस स्टडी में किसी बच्चे का निदान किया जाता है, किसी बच्चे की समस्या को उजागर किया जाता है, किसी बच्चे की समस्या को एक तरह से हल किया जाता है। पोर्टफोलियो भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी में किया जाता है। तो केस स्टडी मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ 9 पे आगे, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो वो है निरीक्षण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 चेतन मन। देखिए 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, चेतन मन, अचेतन मन, यानी कि बहुत सारी जो बातें होती है हमारी वो चेतन मन में रहती है और बहुत सारी बातें अचेतन मन में, यानी अचेतन और चेतन दोनों मन में आपको पता होना चाहिए। जब आप देखिए किसी चीज़ को आपने 10 साल पहले काम किया, यानी कि 10 साल पहले आपने बुक पढ़ी एक, ठीक है, वो चीज़ें आपको, यानी कि 100 पन्नों की किताब थी और वो आपने पूरी पढ़ी, तो वो 10 साल बाद जब अचेतन मन से उस चीज़ को याद करेंगे आप, तो वो आपके चेतन मन में कन्वर्ट होगी और आपको चीज़ें याद आएंगी। चेतन मन में जो चलता रहता है वो चीज़ें आती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। चेतन मन और अचेतन मन में कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये चीज़ें थोड़ी बहुत पूछी जाती हैं पर इतने खासकर नहीं पूछी जाती। चेतन मन और अचेतन मन जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं बता दूंगा और उस चीज़ के बारे में आपको अवगत करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो ये आपको बताइए कि ये छोटे बच्चे की बात कर रहा है, इसमें पाठ को समझने में सहायता मिलती है। आज भी, यानी कि आज भी आप टीचर, देखिए आज भी आप हो गए 30+ हो गए, ठीक है, आप वो गाने या एक तरह से मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, आपको 2 तरह की मूवी दिखाई जाए। एक मूवी जिसमें कोई भी चित्र ना हो, यानी कि साउंड हो, यानी कि साउंड हो, ठीक है। एक मूवी दिखाई जाए चित्र, यानी कि पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाए, तो पिक्चर के माध्यम से विद साउंड, SOUND साउंड, विद साउंड आपको दिखाई जाए तो आप इस मूवी को देखना पसंद करेंगे और इस मूवी में ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कुछ भी, ठीक है। बल्कि साउंड वाली में कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, बोरियत महसूस हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा NCERT में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं NCERT की बुक में, या आप तो सभी जो बोर्ड्स हैं वो बुक में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र को डालने की कोशिश करते हैं और सारी जगह NCERT की बुक ही यूज़ होने लगी है। तो NCERT का जो छोटे बच्चों की कॉन्सेप्ट है, यानी कि बुक है, उनका कॉन्सेप्ट इसलिए ज़्यादा होता है कि चित्र के माध्यम से उन्हें ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाए। आपने EVS की 3rd क्लास की किताब देखी, उसमें इतने अच्छे अच्छे चित्र हैं कि बच्चों को किताब में जो चीज़ें हैं वो कम है, चित्र ज़्यादा है और चित्र के माध्यम से ही बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि पढ़ते समय चित्र दिखाने का महत्व अलग होता है। अब आते हैं अगर बड़े लेवल पर लेकर चलें इस चित्र वाले कॉन्सेप्ट को, तो आपने देखा होगा SST में लेके चलते हैं हम, SST के ज्योग्राफी में लेके चलते हैं। चलिए ज्योग्राफी से लेके चलते हैं, फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बता दूँगा। ज्योग्राफी में आपको मैप दिखाया जाएगा, ठीक है, मैप से आप चीज़ें सीखेंगे, मैप हो गया, ग्लोब हो गया, उससे अर्थ के बारे में सीखेंगे। मैप से आप उसके भारत के बारे में सीखेंगे, भारत का नक्शा इस तरह का, ये सब चीज़। तो अगर आपको डिजिटली में या फिर एक तरह से कोई भी टीचर आपको वर्बली बता दे कि मैप इस तरह का होता है, भारत हमारा इस तरह से, ऊपर से इस तरह का, नीचे से इस तरह का, नीचे से पतला, ऊपर से इस तरह और चौड़ाई में है, तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे जब तक उस चित्र को नहीं देख पाए, यानी मैप को नहीं देख पाए। ऐसे ग्लोब को अगर आप बच्चों को ग्लोब दिखाएंगे तो बच्चों को ग्लोब के माध्यम से पता चलेगा कि हमारी धरती गोल है या अंडाकार है
और उसमें इस तरह से भारत को इस दिशा में या फिर टिल्ट इतनी है। तो ये सब चीज़ें जो चित्र के माध्यम से दिखाई जाती हैं। या अब मान लीजिए बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अकबर का चित्र दिखा दिया बच्चों को, अकबर का पता लिया कि अकबर इस तरह का था। कुतुब मीनार का चित्र दिखा दिया तो कुतुब मीनार इस तरह का था। तो ये कॉन्सेप्ट, जब चित्र वाला कॉन्सेप्ट आता है तो चित्र वाला कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी साइकोलॉजी फैक्ट को समझने की। आज भी आप चित्र को देखना इम्पोर्टेंट समझते हैं, बल्कि वर्बली समझने। अगर आपकी जो बुक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी चित्र लगा दूँ 10, तो आपको वो ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी बल्कि जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा माइंड चित्र को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, क्योंकि उसमें हमें बिल्कुल चीज़ें दिखाई जाती हैं। जब आप देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक आती है ऑडियो विजुअल ऐड, फिर आता है देखिए ऑडियो ऐड, विजुअल ऐड, और आता है ऑडियो विजुअल ऐड। जब ये चीज़ें आती हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बीएड में, तो ऑडियो से हम चीज़ें नहीं समझते, यानी कि रेडियो से बहुत कम चीज़ें आप गाने सुनते हैं, वहाँ तक ही सीमित रहिए। वीडियो में आपको वीडियो दिखाई जाए, साउंड ना हो, ये भी। जब आप ऑडियो विजुअल की बात आती है तो ऑडियो विजुअल में आप देखेंगे भी चीज़ों को, सीखेंगे भी चीज़ों को, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीख पाते हैं और ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव लगता है। तो ये बात यहाँ पर आती है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, इसलिए आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर का, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं? तो वो है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। देखिए कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा अटपटा सा है और आपको समझने में भी थोड़ी सी बात आएगी। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। प्रारंभिक किसकी बात कर रहा है? ये प्रारंभिक सामाजिक विकास। प्रारंभिक सामाजिक विकास में क्या कह रहा है? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। ठीक है, तो अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, तो उसकी बात याद ही, यानी कि बॉयज हुआ तो पिता, यानी कि गर्ल्स हो गई तो माता, यानी कि मॉम एंड डैड। तो और कॉन्सेप्ट आपने ये देखा होगा कि अपोजिट की तरफ रहता है। गर्ल्स जो होती हैं वो पिता को प्यार करती हैं ज़्यादा, और बॉयज़ होते हैं वो माता को प्यार करते हैं ज़्यादा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट दो रूल से डिवाइड चलता है, यानी कि अगर लगाव की बात आए तो वो आती है अपोजिट में, और अगर सामाजिक विकास की बात करें तो वो आता है बॉयज़ फादर एंड गर्ल्स मदर। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट से लगे कि प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो वो है अपने ही लिंग के माता या पिता के लगाव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप लगाव की बात करें, लगाव वाला आता है तो बच्चा में बॉय जो होता है वो माता को प्यार करता है, और जो गर्ल्स होती हैं वो पिता को प्यार करती हैं। आप भी हो, आप भी गर्ल्स और बॉयज़ हो, आप लड़कियां खासकर अपने पिता की तरफ लगाव ज़्यादा होगा उनका, और जो बॉयज़ हैं उनका जो लगाव है वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा लगाव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट, आपको दो कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, इसलिए इस चीज़ों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 और टॉपिक हमारा 12 यहाँ शुरू होता है। बालक में यदि अंत्य व्यक्तिगत संबंधों के पुनर्स्थापित करना है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके क्या करे? उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतःक्रिया संबंधित की ओर प्रेरित करे। अब आती है, चलो इसकी भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब ये कह रहा है व्यक्तिगत संबंध की पुनर्स्थापन करना है, यानी पुनर्स्थापित करना है अंत्य व्यक्तिगत संबंध, तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सामाजिक संवेगात्मक विकास को अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन का आंसर। सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करना चाहिए तथा
अंतःक्रिया के संबंध की ओर प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो अंत व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं उसे प्रेरित करना चाहिए, इसे मोटिवेट करना चाहिए, एक तरह से उसे कहना चाहिए कि आप इसकी तरफ जुड़े। तो अंत व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं, अंत व्यक्तिगत संबंध इसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि अंतर व्यक्तिगत, जब जैसे एक तरह से ये मान लीजिए जब आप व्यक्ति के बालक के संबंध आते हैं, बालक में 3 तरह के, एक अंतर व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संबंध, ये 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक अंतर व्यक्तिगत और एक व्यक्तिगत संबंध, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। फिर आता है सामाजिक और संवेगात्मक। सामाजिक और संवेगात्मक विकास के अध्ययन से ही वो फिर इन्वॉल्व होगा अंतर व्यक्तिगत संबंध में। जब अंतर व्यक्तिगत संबंध यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके चलेगा तो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा अंतर व्यक्तिगत संबंध में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित है, क्या है? बहुमुखी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, सृजनात्मकता का कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा, चाहे हिंदी में मिले, चाहे इंग्लिश में मिले, चाहे सीडीपी में मिलो। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका माइंड, आपने देखा होगा कि बच्चों को प्रोजेक्ट, असाइनमेंट ये क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि इनसे बच्चों का जो क्रिएटिविटी माइंड है वो पता चले। एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया गया, चार्ट पेपर पर आप अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा सा बना के लाइए, तो उसने इतना क्रिएटिव किया कि उसमें भले ही वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है यानी नॉर्मल स्टूडेंट है, पर उसकी जो क्रिएटिविटी यहाँ पर इतनी अच्छी है कि और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है तो वो भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो सृजनात्मकता में यानी क्रिएटिविटी में प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के द्वारा हमें क्रिएटिविटी माइंड पता चलता है, क्रिएटिविटी किस फील्ड में है और किस फील्ड में नहीं है। यानी कि क्रिएटिविटी का जो माइंड है वो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से पता चलता है, इसलिए देखा जाता है। और जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा यानी कि सृजनात्मकता का जो बच्चा होगा, सृजनात्मक वाला बच्चा होगा, वो बहुमुखी होगा। यानी कि जो आंसर दिया गया है बहुमुखी होगा। क्यों बहुमुखी होगा? जो सृजनात्मक बालक होगा वो क्रिएटिव होगा, यानी कि बहुमुखी क्यों होगा? बहुमुखी का ये कारण है, देखिए जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा उसे समस्या को सुलझाने का, यानी कि अगर उसके पास एक्स समस्या है तो एक्स समस्या से उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो भी पता होगा, वाई समस्या है उसे किस तरह से सॉल्व करनी है वो भी पता होगा, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव माइंड या सृजनात्मकता इसलिए का इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि क्रिएटिव माइंड एक तरह से किसी भी चीज़ों को हैंडल कर लेता है। ठीक है बच्चों, इसलिए सृजनात्मक यानी कि बहुमुखी माना जाता है, वो बहुमुखी हर फील्ड में अच्छा माना जाता है। और प्रोजेक्ट असाइनमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा ही दिया कि क्रिएटिविटी देखने का नज़रिया जो होता है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए तो क्रिएटिविटी किस तरह से देखी जाती है बच्चे की, तो वो है प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट के द्वारा। और अगर बहुमुखी देखा जाए तो बहुमुखी वाला कॉन्सेप्ट है कि बहुमुखी जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा वो बहुमुखी होगा, हर फील्ड में कहीं ना कहीं अच्छा होगा, यानी कि हर फील्ड में वो अच्छा माना जाता है क्रिएटिव चाइल्ड। इसलिए अगर उसे कह दें कि आप इस प्रोजेक्ट को बना के लाएं, वो अच्छे से उस प्रोजेक्ट को बना लेगा। उसे कह दें कि आपको कल होमवर्क सबमिट करना है तो होमवर्क भी सबमिट कर लेगा। ये सारी चीज़ें क्रिएटिव माइंड में होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, शब्दों को वाक्य में क्रम अनुसार लगाने के नियम को क्या कहते हैं? तो वाक्य विन्यास यानी कि वाक्य के विन्यास को कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का कम पूछा जाता है तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ही आपको समझने की जरूरत है। वाक्य विन्यास इंपॉर्टेंट है पर इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि क्रम से लगाने वाले कॉन्सेप्ट है तो रटने वाले क्वेश्चन है, यानी कि एक तरह से चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। पर कुछ क्वेश्चन जो पैट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको वाई गोष्ठी किस लिए मशहूर है, तो इसलिए वो सीधे सीधे हिट क्वेश्चन है। तो ये वाक्य विन्यास इंपॉर्टेंट इतना खास का नहीं है, जस्ट पूछा नहीं जाता।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन मूव करते हैं। जो चीज़ें हमारी सीखने की उससे सीखेंगे हम। निम्न में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण के सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? यानी कि एक तरह से ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंस मानी जाती है समस्या परक सूचना। यानी कि देखिए, जब आती है पाठ निर्माण की बात, पहले इसका आंसर हम लगा देते हैं, इसका आंसर समस्याकृत सूची। अब आती है पाठ्यक्रम निर्माण की बात, यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है आपका, एक तरह से सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस के निर्माण की बात आती है, तो सिलेबस में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आती है सिलेबस की बात। तो सिलेबस आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए हम लेके चलते हैं सीडीपी का ही लेके चलते हैं, सीडीपी का सिलेबस है। सीडीपी में सिलेबस में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि सीडीपी में ओवरऑल डेवलपमेंट, एक आता है करिकुलम। करिकुलम का मतलब ये है कि पूरा सिलेबस आपको, सीडीपी आ गया यानी कि पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सीटेट का सिलेबस, सीडीपी आ गया, हिंदी आ गया, ईवीएस आ गया, मैथ्स आ गया। तो ये है पूरा करिकुलम एक तरह से, ठीक है, कि इससे किस तरह से डेवलप किया जाएगा। फिर छोटा रूप आता है सिलेबस का, यानी कि जो सिलेबस वाली बात है यानी पाठ्यक्रम वाली बात आती है, तो वो है छोटा रूप करिकुलम का। तो उसमें एक ही पार्ट का यानी सीडीपी का हम लेके चलेंगे सिलेबस। तो सीडीपी का सिलेबस में आपको पता होना चाहिए सीडीपी का सिलेबस में किस लिए निर्माण किया जाता है, कैसे निर्माण किया जाता है। अब आती है निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया में उसका एज ग्रुप देखा जाएगा कि किस एज ग्रुप के लिए क्या उद्देश्य है, यानी कि उद्देश्य देखे जाएंगे। एज ग्रुप है, उद्देश्य है कि उद्देश्य पूरे भी करते हैं या विश्वसनीयता है, उसमें सरलता है, क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो कराई जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं, किस स्तर के हिसाब से है। तो ये सब चीज़ें सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना का, यानी खेल की भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए। देखिए अब आती है कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ये ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आजकल सीटेट में पूछे जा रहे हैं 2-3 साल से, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन की में आ रहा है खेल की भावना का विकास करना, यानी कि खेल की भावना का, जो खेल की भावना आता है, अगर आपसे पूछा जाए खेल की भावना आता है, सहयोग की भावना आता है, तो वो किसकी तरह से विकास करा जाए। अगर आपसे खेल की भावना पूछी जाए, चरित्र निर्माण का विकास पूछा जाए, यानी कि चरित्र निर्माण के विकास की बात पूछी जाए, निर्माण के विकास की बात पूछी जाए, खेल की भावना का विकास पूछा जाए, तो ये जो कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब भाई खेल की बात आ गई, चरित्र की बात आई, अगर चरित्र की बात आए, खेल की बात आए, तो आपका स्टूडेंट है, ठीक है, नंबर 1 स्टूडेंट है आपका, स्टूडेंट है आपका, ठीक है, आप टीचर हो उसके, यानी कि टीचर हो आप उसके। तो बच्चा जो होगा वो किससे सीखेगा, टीचर से सीखेगा। तो टीचर जैसे जब सीखेगा, चाहे वो चरित्र निर्माण हो चाहे खेल हो, वो आपसे सीखेगा। तो आपको उसके साथ खेलना है, आपको उसके साथ चरित्र इस तरह का, अपना चरित्र इस तरह का निर्माण करना है कि वो आपका चरित्र देखकर अपने व्यक्तिगत जीवन में उस चीज़ को ढाल ले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा वह विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। तो जब वो देखेंगे स्टूडेंट की, अब मान लीजिए आपके स्कूल में कोई भी खेल, मान लीजिए हम फुटबॉल लेके चलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट है, और आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, क्रिकेट का ABCD नहीं आता, फुटबॉल का ABCD नहीं आता, पर आपको खेल की भावना विकसित करनी है स्टूडेंट में। भाई खेल की भावना विकसित करनी है तो आपको भी उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको खेल की भावना विकसित करनी है तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट किस तरह से होंगे कि आप भी उस खेल में इन्वॉल्व हो। तो यानी खेल को इन्वॉल्व करने के लिए आपको कहना पड़ेगा बच्चों चलो आ जाओ, मैं भी खेलूँगा और चलो खेलते हैं। यानी कि मैं भी खेलूँगा और खेल को इस दिशा में लेके चलना है कि उनको सबको इन्वॉल्व करना है, A to Z, यानी जितने भी क्लास में स्टूडेंट है आपको इन्वॉल्व करना है। यानी कि खेल की भावना और चरित्र निर्माण का विकास, ये आपको कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आएंगे, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
खासकर चरित्र निर्माण वाला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शिक्षा किस निश्चित स्थान यानी किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो शिक्षा संकुचित अर्थ है, यानी कि एक तरह से आपको ये वाली बात कही गई है। अब इसको हम लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है, ये कथन है। ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का संकुचित अर्थ है। क्या आप इस कॉन्सेप्ट से सहमत हैं? पहली बात तो ये आती है भाई, शिक्षा जो है हमारी एजुकेशन या शिक्षा मान लीजिए हम, शिक्षा व्यक्तिगत या फिर एक तरह से स्कूल में सीखी जाती है। ठीक है, स्कूल में मान के चलते हैं, एक संकुचित होता है। ठीक है, फिर आती है शिक्षा जो है सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो सीखना कहाँ से होता है? सीखना आप परिवार से भी सीखते हैं, रास्ते में भी सीखते हैं, बहुत सारी जगह सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सीखने के कॉन्सेप्ट, यानी कि शिक्षा में भी सीखने का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बाह्य प्रेरणा को कहते हैं, तो बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब आती है बाह्य प्रेरणा की बात, यानी कि बाह्य प्रेरणा की बात आती है, तो बाह्य प्रेरणा जो होती है, एक होती है बाह्य प्रेरणा और एक होती है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि अंदर की प्रेरणा। तो ये आती है, नेक्स्ट आती है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि आंतरिक प्रेरणा की बात आती है, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं प्रेरणा के अकॉर्डिंग, पहले आपको ये समझने पड़ेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन देख लिया बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। आपने टीचिंग का एग्जाम, यानी कि टीचिंग के फील्ड में आप आ गए। ठीक है, टीचिंग के फील्ड में आ गए। टीचिंग के फील्ड में आपने किसी को देखा, यानी कि एक्स आदमी को देखा और आप टीचिंग के फील्ड में आ गए, तो ये होगी कि टीचिंग का फील्ड अच्छा है, तो वो हो गया बाह्य प्रेरणा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। और आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जब एक्स आदमी को आपने देखा, उसकी चीज़ों को समझा कि क्यों इम्पोर्टेंट है टीचिंग बनना या टीचर बनना, और टीचर बनने के जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको अंदर से प्रेरित करेगी। आपको टीचर बनने से मुझे स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, स्टूडेंट का भला करना है, स्टूडेंट को एज ए टीचर बन के मुझे पैसों के लिए नहीं भागना है, या फिर अपने गोल जो टीचर के जो गोल होते हैं उसको पूरा करना है। तो वो है आपकी आंतरिक प्रेरणा, अंदर से आपको मोटिवेट कर रहा है कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है, टीचर बनना है, एक्स आदमी को देखकर, या फिर आपको एज ए आपने गोल बना लिया कि टीचर मुझे बनना है। क्योंकि जब हम गोल बनाते हैं या फिर किसी चीज़ को अपने प्रेरणा में लाते हैं, तो भले ही वो हम देख के किसी को, भाई आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप जब स्कूल में थे तो ये कहते थे कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, फिर देखा कि मुझे ये बनना है, फिर आते आते आपने कहा कि मुझे टीचर बनना है। टीचर बनने के जो कॉन्सेप्ट है वो आपने या तो बाह्य प्रेरणा से टीचर बनने के मोड में आए, यानी कि बाहर ही किसी को देख के आपने सोचा कि हाँ इस टीचर की जॉब में पैसा है, इज्जत है, ये सब चीज़ें भी बाह्य प्रेरणा से हो गए। अब बाह्य प्रेरणा का कॉन्सेप्ट ये है कि बाह्य प्रेरणा एक होती है लिमिटेड, यानी कि जब आप टीचर बन जाएंगे, टीचर बनने के बाद आपको वहाँ पे जब जाएंगे तो आप पे पढ़ाया नहीं जाएगा, और पढ़ाया नहीं जाएगा तो आप डिमोटिवेट होंगे, और डिमोटिवेट होंगे तो आप उस प्रेरणा का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि आपने जब बाह्य प्रेरणा से एक चीज़ को चुना तो वो आपको दिक्कत देगी, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा जो होती है वो नकारात्मक होती है, इसलिए नकारात्मक मानी जाती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। बाह्य प्रेरणा नकारात्मक क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो एक तरह से दुख देती है। सीधे सीधे मैंने बाहर जो भी बाहरी चीज़ होगी वो दुख ही देगी, और जो आप आंतरिक प्रेरणा होगी, आंतरिक प्रेरणा आपको एक सुख की अनुभूति प्रदान करेगी। यानी कि आप जब ये मान लीजिए आप आंतरिक प्रेरणा से जब टीचर बनेंगे के द्वारा कि हाँ मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के बाद वहाँ पे जाके भाई
आंतरिक प्रेरणा से आप बीएड भी अच्छी तरह करोगे कि हाँ मुझे टीचर बनना, अच्छे सीटेट भी पास जल्दी कर लोगे, और सीटेट पास करोगे तो फिर टीचर की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप पास भी हो जाओगे, और वहाँ पर जाके उन्हें आपके जो लूप होल है यानी कि क्लास में जो लूप होल होते हैं वो भी आपको पता होगा कि बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह से बच्चे को एक नीचे के स्तर से लेके ऊपर के स्तर में लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें बात होती है आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। मैं एग्जाम्पल इसलिए इस तरह के लेता हूँ क्योंकि आपको जो सराउंडिंग में हो उसी सराउंडिंग में इन्वॉल्व रहे। हम भी क्या ना जब पढ़ाते हैं तो कॉलेज में तो इस तरह के लेने पड़ते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि भाई जब डेली लाइफ से हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो हम चीज़ों को नहीं सीखेंगे। फिर ये जो आंतरिक प्रेरणा है वो सकारात्मक है, यानी कि सकारात्मक प्रेरणा के रूप में मानी जाती है, यानी सकारात्मक प्रेरणा मानी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो नकारात्मक यानी कि बाहरी प्रेरणा। और चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, यानी कि हमारे जो डेली लाइफ से जुड़ा है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक्स बॉय है और वाई गर्ल से प्यार करता है, ठीक है, वाई गर्ल से प्यार करता है वो, तो वो उसकी बाहरी सुंदरता अगर देखकर प्यार करता है तो वो एक तरह से बाह्य प्रेरणा होगी, और वो कभी ना कभी एक टाइम पर आकर जब उसकी बाह्य प्रेरणा यानी सुंदर है, अच्छी है लड़की, उससे प्यार कर लिया उसने, और प्यार करते करते उसे पता चला कि ये जो लड़की है वो मेरे साथ साथ किसी और से प्यार कर रही है, ठीक है। या फिर किसी लड़की ने उसकी लड़के को सुंदर देख के या फिर उस चीज़ को देख के प्यार करा, उसने ये देखा कि क्या नाम ये लड़का मेरे साथ साथ औरों को प्यार कर, तो इस चीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो बाह्य प्रेरणा से पड़ेगा। और जब आती आंतरिक प्रेरणा, जब दोनों लड़का लड़की आंतरिक रूप से प्रेम करेंगे तो वो इन्वॉल्व रहेंगे और वो रिश्ता आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा का। ये कॉन्सेप्ट था रियल लाइफ का, यानी कि जो कॉलेज में अभी लेके चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है, यानी कि विकास का जो मुख्य रूप कौन सा नहीं है, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, ठीक है। देखिए चलिए, विकास में आपको पता होगा शारीरिक विकास और मानसिक विकास है, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास और चारित्रिक विकास। अब आती है विकास की बात, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन कि विकास जो होता है वो चलता जाता है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी नहीं रुकता, कम ज़्यादा होता रहता है पर विकास कभी नहीं रुकता। तो विकास के कॉन्सेप्ट में आते हैं शारीरिक विकास, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में लेके चलते हैं, सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। शारीरिक विकास आएगा, यानी कि शारीरिक विकास आएगा। फिर शारीरिक विकास में आपका शरीर भाई डे 1 में छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा 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 होते होते आपका शारीरिक विकास चलता चल जाएगा। शारीरिक विकास में एक समय आएगा आपका शरीर बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ जाएगा, तो उस टाइम जो विकास होगा वो घटता चल जाएगा, ठीक है। तो विकास चलता चल जाएगा, किसी भी वे में चले तो वो होगा। फिर आएगा मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होगा, आप डे 1 में कुछ नहीं जानते थे, डे 2 में चीज़ें जानी, डे 3 में और चीज़ जानी, तो ये आएगा मानसिक विकास में। फिर आती है वेगात्मक विकास, यानी कि संवेगात्मक विकास। आपके संवेग जो होंगे वो चेंज होते चल जाएंगे। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, मानसिक और शारीरिक विकास। शारीरिक विकास और मानसिक विकास पढ़ लिया। अब संवेगात्मक विकास आएगा। संवेग, व्यक्ति के संवेग अलग अलग होंगे, सबके चेंज होते चल जाएंगे, यानी डे 1 में अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, इससे संवेग भी अलग होते चल जाएंगे। सामाजिक विकास में जब छोटा बच्चा होगा तो उसके सामाजिक विकास अलग होगा, बड़े में अलग स्तर से इन्वॉल्व होते चल जाएंगे, ये हिस्सा है। नैतिक विकास और चारित्रिक विकास दोनों इंक्लूडिंग है, तो इस चीज़ के लिए हम दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि नैतिक, आप जब चीज़ों को समझेंगे, आपने ये समझा कि चोरी नहीं करनी है, तो वो एक तरह से नैतिक विकास। और चरित्र में जब उसको इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि मुझे चोरी नहीं करनी है, इस तरह गंदी चीज़ों से जुड़ा नहीं रहना है, तो आपके जब इन्वॉल्व हो गया तो वो चरित्र का आपका निर्माण, यानी कि चारित्रिक विकास बन गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वह बच्चे जिसके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की उपेक्षा होते हैं तो अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तिगत वाले होते हैं। अब ये आता है कॉन्सेप्ट दोनों, अधिक क्रियाशील और बहुमुखी वाले। उससे पहले हम प्रजातांत्रिक वातावरण यानी कि प्रजातांत्रिक वातावरण वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, एक आता है परिवार वाले कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें आती है, एक प्रजातांत्रिक और एक, पहले प्रजातांत्रिक वाली चीज़ समझ लेते हैं। प्रजातांत्रिक हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी से मैं आपको दोनों चीज़ समझाता हूँ। प्रजातांत्रिक वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अब आप हो XYZ परिवार में, ठीक है, और XYZ के परिवार में दो लड़के और लड़कियां हैं यानी कि बॉय और गर्ल। तो बॉय को भी इतनी छूट है कि आप रात के 12 बजे तक भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आ सकते हो, और गर्ल को भी इतनी छूट है कि आप रात को 12 बजे 1 बजे तक भी पार्टी करके या स्टडी करके आ सकते हैं। यानी कि अपनी फ्रीडम है, पूरी प्रजातांत्रिक चीज़ें हैं, कोई लिमिटेशन नहीं किस चीज़ की भी। तो वो प्रजातांत्रिक परिवार का ये फ़ायदा होगा कि बच्चा अधिक क्रियाशील, यानी कि एक तरह से वो ये नहीं रहेगा कि छुपा के काम करे, वो अपने घर को इन्वॉल्व करके भी रहेगा, क्रियाशील भी रहेगा और अधिक क्रियाशील रहेगा। यानी कि अगर आप देखिए, अगर जो प्रजातांत्रिक की जगह एक तरह से तानाशाह वाला परिवार मान के चले कि नहीं आप लड़की हो तो इस टाइम नहीं जाओगे, आप लड़के हो तो ये कर सकते हो, तो यानी भेदभाव जहाँ होता है वहाँ पर देखा जाता है कि फिर वो छुप के काम करते हैं और उनके जो कार्य की क्षमता होती है वो घटती चल जाती है। जो लड़की तानाशाह वाले परिवार में, तानाशाह वाले परिवार ही कहूँगा क्योंकि तानाशाह यानी कि जो लड़की अगर तानाशाह वाले परिवार में है और उसे ये कहा जा रहा है कि आप इस तरह के काम मत कीजिए, भाई लिमिटेशन होनी चाहिए, बॉयज़ और गर्ल पे दोनों पे लिमिटेशन होनी चाहिए, पर ये लिमिटेशन नहीं होनी। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तब लिमिटेशन होनी चाहिए, अच्छे काम के लिए लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक है। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये आती है कि अगर प्रजातांत्रिक वाले परिवार में है तो आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। अब जब प्रजातांत्रिक वाले परिवार में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इन्वॉल्व होंगे तो वो क्रियाशील होगा, भाई अच्छा काम करेगा तो अपने पापा को या मम्मी को भी बताएगा कि मुझे ये काम करना है, तो उसके फादर भी कहेंगे या मदर भी कहेगी हाँ इस तरह काम करो, और वो क्रियाशील होता जाएगा। फिर आती है बहुमुखी पर व्यक्तिगत। अब बहुमुखी व्यक्तिगत कैसे हो गया, भाई XYZ वाला परिवार में बच्चा जो लड़का है वो ये कहता है मुझे म्यूजिशियन बनना है, ठीक है। नॉर्मल परिवार में कह देंगे कि लड़का होकर म्यूजिशियन क्या करेगा, या डॉक्टर बनेगा या फिर इस तरह के काम क्यों करेगा, और लड़की होकर फिर ये यहाँ पे कहती है कि मुझे इंजीनियर बनना है, और वो भी इंजीनियर कौन सा बनना है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पे जब बहुमुखी या प्रजातांत्रिक परिवार होगा तो वो बहुमुखी उसे अलग अलग फील्ड में भी जाने देगा, क्रियाशील बना देगा और बहुमुखी होगा। यानी कि जहाँ लड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बन रही थी नॉर्मल परिवार में, एक वो बन रही थी BSc करके नर्सिंग के फील्ड में जा रही थी, टीचिंग के फील्ड में जा रही थी, बैंकिंग के फील्ड में जा रही थी, वहीं प्रजातांत्रिक परिवार में लड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की फील्ड में जा रही है। तो ये होता है प्रजातांत्रिक परिवार के बच्चों के उपेक्षाएं। तो वो अधिक क्रियाशील होगा और अधिक वो बहुमुखी व्यक्ति होगा, यानी उसका बहुमुखी व्यक्तिगत जीवन चलेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वह बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शन करते हैं ग्रस्त हैं, तो वो किससे ग्रस्त है, डिस्फेजिया। यानी कि आपको जब मैंने पिछली वीडियो बताई थी तो आपको एक कॉन्सेप्ट जब आए, चलिए आप कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आ जाएगा डिस्फेजिया। अब आती है बोलने, सुनने, लिखने की बात। क्वेश्चन नंबर 21 के चार पार्ट हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तो अब आते हैं डिसकैलकुलेशन। आपको मैंने बताया था कैलकुलेटर से संबंधित, तो ये हो जाएगी मैथ की विकार, जिसको मैथ में विकार हो, सॉरी ठीक है, मैथ से। फिर आती है डिसलेक्सिया आती है, फिर आती है डिसकैलकुलेशिया।
यानी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। तो डिसलेक्सिया आपको क्या बताया था, डिसग्राफिया क्या बताया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिसग्राफिया में आपको लिखने का विकार होगा, डिसलेक्सिया में बोलने का विकार होगा और डिसकैलकुलेशिया में मैथ का विकार होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। तो बाल विकास के जो वातावरण है उसको संबंध में कारक कौन से हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि जब आती है बात सिद्धांत है बाल विकास के वातावरण संबंधित कारण में मदद करता है, तो वो है तो तब आती है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यानी कि एक तरह से आपके लेके चले, जब बालक के विकास के वातावरण संबंधित कारण के महत्व आ जाएगा तो बालक का जो विकास होगा वो कहाँ से होगा, समाज से होगा। यानी कि बालक के विकास के वातावरण में संबंधित कारक कौन सा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्यों इम्पोर्टेंट है, बच्चा कहाँ रहता है, समाज में रहता है, व्यक्ति कहाँ रहता है, समाज में रहता है, और समाज से ही वो चीज़ सीखता है। परिवार भी उसका समाज में, यानी घर भी उसका समाज में, स्कूल भी उसका समाज में, फ्रेंड्स भी उसके मित्र जो है वो भी समाज से। तो ये सारी चीज़ें, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, यानी कि बच्चे के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। समाज से यानी सामाजिक क्रिया जो होती है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उस जहाँ भी आपको बालक के विकास के वातावरण के संबंध कारण या मिले और उसमें सामाजिक क्रिया या सामाजिक अधिगम सिद्धांत मिले तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरी से रिलेटेड है, यानी कि पियाजे को वाइगोत्स्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना, उनमें भेदभाव करना शुरू कर देता है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला, जो ये इस तरह क्वेश्चन आपको पियाजे और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जहाँ भी मतलब ओल्ड पेपर जो पेपर आएंगे आपको शायद कुछ ही टाइम में पेपर मिल जाए, तो उसमें से आपको 11 से लेकर 2022 तक इतने जितने क्वेश्चन मिले, पियाजे किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलेंगे। बस इतना ही इन्वॉल्व में एक लिस्ट बना लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक लिस्ट में एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, पियाजे किससे समय, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बस। और कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना कि पियाजे की अवस्था इतनी है, फलाना है, ढिकड़ा है, ये नहीं लिखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है, क्या रचना है वो, इसका आंसर है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने की सहायता करती है। यानी पुनः सूचना को एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उससे लेने की, रिवाइज करने की या पुनः स्मरण करने की में सहायता करती है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ से रिलेटेड है, आपको समझ में आना चाहिए। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही कम पूछे जाते, जैसे एक कॉन्सेप्ट है निम्नलिखित, ये रेयर केस में पूछा जाएगा, इसलिए इनको लोड किया गया है क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन बेस्ड जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इस तरह की अटपटी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए उसमें को इंक्लूडिंग किया गया है। नहीं तो इस तरह के सीटेट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक हमारा जो इसका आज की क्लास का है, वातावरण समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। यानी कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से लेके चल रहा था। तो वर्तमान समय में क्या है, जो वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा, आपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, तो बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था। अब आती है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो वो क्या नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा केवल तथ्यों ज्ञान के अवगत कराने पर जोर देती है। अब आ गया यहाँ पे
केवल। भाई बाल केंद्रित शिक्षा में हमने पढ़ लिया कि बालक को, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में हमने क्या पढ़ा कि बालक को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में तो बच्चे को इन्वॉल्व किया गया, उसको सब कुछ माना गया। और यहाँ आगे केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर, यानी कि आपको ये कह दिया कि बच्चे को कि आप बुक पढ़ो और छुट्टी, यानी कि और कोई चीज़ नहीं पढ़े। तो इसमें क्या क्या होता है, बालक के मनोवैज्ञानिक समझ होनी चाहिए, शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, उसके समस्या को दूर करना चाहिए। यानी जैसे देखिए क्वेश्चन में 4th पॉइंट है, बालक की मनोवैज्ञानिक समस्या हेतु उसकी समस्या को दूर करना चाहिए। यानी कि उसकी समस्या जो है एज ए क्लास टीचर आपको, यानी टीचर भी मान लीजिए, टीचर के रूप में आपको उसकी सारी समस्या का पता होनी चाहिए। अगर कोई आपको स्टूडेंट ये कहता है कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पीछे मैं लास्ट बेंच में बैठा हूँ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो भी उसकी समस्या है। और आपको उस समस्या का हल करने के लिए उसे फर्स्ट बेंच पर बैठा के ये पूछना चाहिए स्टूडेंट को कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा वर्तमान में इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पर भी दिखाई नहीं देता तो उसे फिर ये कहना चाहिए उसके माता पिता से कि आप इसको आइस वाले डॉक्टर को दिखाएं और उसको चश्मा लगाने की सलाह दें। तो ये नहीं कि आप उसे, जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो था टीचर सेंटर कॉन्सेप्ट, और टीचर सेंटर कॉन्सेप्ट जो था उसमें केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया जाता था, यानी कि बुक वाले ज्ञान पर जोर दिया जाता था। और जहाँ पर केवल आ जाएगा, केवल वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड है सीटेट के सीडीपी सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में, अगर आप यहाँ पे मिलता नहीं तो नहीं में आएगा ये केवल। और अगर क्या पूछा जाए, अगर विशेषता पूछी जाए तो विशेषता में ये तीनों आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जो क्लास थी आज की सेकंड क्लास थी, और इससे पहले की क्लास आप जाकर कहाँ पर देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी इससे पहले वाली क्लास, ठीक है। तो आज की वीडियो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे या फिर आपको जो टॉपिक थे वो क्लियर करा दिए, यानी 25 क्वेश्चन थे और 25 ही टॉपिक आपको क्लियर करा दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे आपको इस तरह की सीडीपी या सीटेट की वीडियो मिलती रहे। यानी कि सीटेट की जब वीडियो आपको इस तरह की मिलेंगी, कॉन्सेप्ट साथ के साथ आपको क्लियर होता रहेगा और कॉन्सेप्ट में आपको पता चलता है किस किस तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।